नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। अपने इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे 1 मिनट में पूरी खबर, पूरे विश्लेषण और पूरी जानकारी के साथ, वो भी तेज रफ्तार में। तो हो जाइए तैयार। कई शहरों से मारपीट की तस्वीरें सामने आई। बहराइच के जरवल बाजार के पास नेशनल हाईवे पर बवाल कैमरे में कैद हो गया। यहां कुछ महिलाएं लाठी डंडों के साथ मारपीट करती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ग्राहक और दुकानदार के बीच पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हो गया था, जो देखते ही देखते लाठीबाजी में बदल गया। सड़क पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। वहीं महराजगंज में जमीन विवाद में मारपीट का वीडियो सामने आया। कोतवाली इलाके के रामपुर बुजुर्ग गांव में हुए विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। इस खूनी संघर्ष में 6 लोग घायल हो गए। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज की है। उधर राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में भी बीच सड़क पर पिटाई का वीडियो सामने आया। यहाँ दबंग ने एक शख्स पर हेलमेट से कई वार किए। आरोप के मुताबिक उधार की रकम वापस मांगने पर ये झगड़ा हुआ। मोदी और योगी सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। धान खरीद में लापरवाही और सरकारी बदइंतजामी देखकर लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक मंजू त्यागी का रौद्र रूप धान क्रय केंद्र पर दिखा। उन्होंने लापरवाह कर्मचारियों को ऐसा सबक सिखाया कि बिचौलिए और वहां मौजूद लोग कांप गए। इसके बाद तो उन्होंने वहां रखी कुर्सी उठाकर पटक दी। प्रभारी कौन है आपके वहाँ? इंद्रपाल सिंह जी बात कराना। इंद्रपाल सिंह जी। इंद्रपाल सिंह कौन है? ये तो हो रहा है ना। दरअसल धान क्रय केंद्र पर सरकारी कर्मचारी नहीं थे। धान की तौल भी बंद थी और ये सब देखकर विधायक साहिबा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने केंद्र प्रभारी का नाम पूछा तो कोई बताने को तैयार नहीं हुआ। इस पर वो कुर्सी फेंकने लगी। तभी किसी ने बताया कि केंद्र प्रभारी इंद्रपाल सिंह बोरा लेने गए हैं, जिसके बाद तो वो और भड़क गई। लेकिन लापरवाह अधिकारी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। हंगामे के बाद विधायक ने इसकी जानकारी डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह को दी। पीलीभीत में डीएम से शिकायत के बाद एसडीएम भड़क गए और किसानों से बदसलूकी करने लगी। तस्वीरें पूरनपुर के खाटमपुर क्रय केंद्र की हैं, जहां एसडीएम राजेंद्र प्रसाद धान क्रय केंद्र पर किसानों से बदसलूकी करते नजर आए। आरोप के मुताबिक शिकायत से भड़के पूरनपुर के एसडीएम राजेंद्र प्रसाद और तहसीलदार विजय प्रकाश त्रिवेदी ने किसानों को खरी खोटी सुनाई है। तुम क्या करते हो? बारदाना तो अधिकारी भेजेंगे ना। तुम क्यों नहीं भिजवाते? भिजवा जाके वहाँ, भिजवा जाके वहाँ, भिजवा जाके वहाँ। मैंने डीएम से बात करी है। भिजवाइए जाके बारदाना। हम लोग कर रहे हैं बात। यहाँ बारदाना भिजवाइए। ये वहाँ चले गए, सब बारदाना मिलेंगे कुछ। आज चले जाओ मंडी चले। बता दें कि किसानों ने डीएम से धान क्रय केंद्र पर बोरियां न होने पर शिकायत की थी। इससे बौखलाए एसडीएम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धान खरीद को लेकर जिले की तारीफ की है, लेकिन कुछ अफसर सरकार की कोशिशों पर पानी फेर रहे हैं। योगी राज में माफिया पर नकेल जारी है। कई महीनों से बाहुबली मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। इसी सिलसिले में मऊ के कोयला माफिया का कोल डिपो जब्त कर लिया गया। बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी गिरोह के करीबी उमेश सिंह के डिपो पर गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत ये कार्रवाई हुई। पुलिस ने बाकायदा मुनादी कर ये कार्रवाई की। और मुख्तार अंसारी के साथ मन्ना सिंह हत्याकांड में रहा सहअभियुक्त, साथ ही जनपद का चिन्हित कोयला माफिया उमेश सिंह, इसके खिलाफ पुलिस ने जो पूर्व में गैंगस्टर एक्ट किया था, उसके बाद आज 14(1) की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है। जिसी के क्रम में अदरी में आज अदरी तहसील सदर के अंतर्गत इसकी 17,36,200 रुपये की संपत्ति, जिसमें एक भूखंड है और बने हुए 3 कमरे हैं, इनको 14(1) के तहत जब्त किया गया है। सरकार सूबे में अब तक माफिया की 400 करोड़ की संपत्ति या तो कुर्क कर चुकी है या उसे जमींदोज कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की, जिसके तहत प्रदेश के 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क शुरू की गई। इन थानों में महिलाओं से संबंधित समस्याओं पर फौरन कार्रवाई की व्यवस्था होगी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि सरकार सभी बेटियों को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करेगी। हर एक संस्थान में इनके नंबर और किन परिस्थितियों में कौन से नंबर पे डायल करना है, इसकी जानकारी होनी भी आवश्यक है। हम हर एक अगले चरण में हम लोग तहसीलों में जा रहे हैं। इसके बाद औद्योगिक संस्थानों में हम लोग इसको लेकर के जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस में लेकर के जाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि नारी गरिमा पर सवाल उठाने वाले आज कटघरे में खड़े हैं। मैंने पिछले 7 दिनों के अंदर देखा है कि जो लोग तिल को ताड़ बना करके समाज को, देश को, नारी गरिमा को
किसी न किसी रूप में अपमानित करने का कार्य करते थे, वे स्वयं कटघरे में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार चुनाव के बीच सीएम योगी का मास्टर स्ट्रोक दिखा। एक तरफ सीएम योगी बिहार में धुआंधार रैलियां कर विपक्ष पर बड़े हमले कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार वासियों के लिए तोहफा भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम ने दिवाली से पहले यूपी से बिहार के बीच बस सेवा शुरू कर लोगों को बड़ा तोहफा दिया। परिवहन निगम ने राजधानी के आलमबाग बस अड्डे से बस सेवा का शुभारंभ कर दिया है और इसके साथ ही जल्दी गोरखपुर समेत 5 जिलों से बिहार के लिए 85 बसें चलाई जाएंगी। इसके रूट, समय और किराए को लेकर अंतिम चरण की बात चल रही है। योगी आदित्यनाथ ने बिहार की जनता का उत्तर प्रदेश आना और उत्तर प्रदेश की जनता का त्योहारी सीजन में बिहार जाना अब और ज्यादा आसान हो जाएगा। दीपावली, दशहरा और खासकर छठ पूजा के मद्देनजर योगी सरकार यूपी परिवहन निगम की करीबन 85 बसों को यूपी से बिहार के लिए चलाएगी। पीएम मोदी ने बिहार के चुनावी रण में हुंकार भरी। उन्होंने सासाराम, गया और भागलपुर में रैली कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। प्रधानमंत्री ने अपनी खास शैली में विपक्ष पर हमला भी बोला। जब कुछ लोग भ्रम फैलाने के लिए एक दो चेहरों को अचानक बड़ा दिखाने लग जाते हैं, लेकिन इसका मतदान पर कोई असर नहीं पड़ता। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी केंद्र की योजनाओं के लिए उनका आभार जताया। केंद्र सरकार ने अन्य सभी योजनाओं के लिए काफी प्रशंसनीय योजनाओं की शुरुआत कराई। आप सोच लीजिए, किसान सम्मान निधि योजना हर किसान को एक साल में 6,000 रुपए देने की जो योजना इन्होंने चलाई, चुनाव के पहले ऐलान किया और अब किस तरह से मिल रहा है। यूपी में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे, जिसके चलते हिंदू संगठनों में एक बार फिर नाराजगी देखी जा रही है। नया मामला शाहजहांपुर से सामने आया है। यहाँ निगोही थाने इलाके में उस्मान नाम के लड़के पर एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लग रहा है। इस मामले में एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी लड़की का पता नहीं चलने से हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर लड़की की बरामदगी की मांग की है। हमारे सिख समुदाय हमारा भाई है, उसकी बेटी अर्थात हमारी बेटी को एक जो कि नाबालिग है, उसको एक उस्मान खान नाम का लव जिहादी मानसिकता का व्यक्ति अपहृत करके ले गया। निगोही थाने में उसकी एफआईआर दर्ज कराई गई। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते पहले गांव में दूध बेचने वाले उस्मान ने नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसे अपने साथ लेकर फरार हो गया। मामले में पीड़ित परिवार ने थाना निगोही में उस्मान के खिलाफ केस दर्ज कराया है। परिजनों ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ प्रोटेस्ट करते हुए पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं पुलिस विभाग के आलाधिकारी टीम बनाकर लड़की को जल्द तलाशने का भरोसा दे रहे हैं। धर्म परिवर्तन के मामलों को लेकर योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा का बड़ा बयान सामने आया। न्यूज 18 से खास बातचीत में मोहसिन रजा ने कहा कि जरूरत पड़ने पर हमारी सरकार धर्म परिवर्तन को लेकर कानून लाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में इस कानून की सख्त जरूरत भी है। ये धर्म परिवर्तन को लेकर सरकार गंभीर है। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इस पर एक कानून भी लाएंगे, प्रदेश में भी लाएंगे और देश में भी लाने की बात करेंगे, मांग करेंगे केंद्र सरकार से भी। इधर वाल ऐसे प्रकरण आए हैं कि जिसमें लोगों ने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, अपना नाम बदलकर बहुत ही इनोसेंट बच्चियों को फंसाकर फिर उनसे विवाह कर लेते हैं। बांगरमऊ सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए पहुंचे मोहसिन रजा ने कहा कि भोली भाली लड़कियों को नाम बदलकर फंसाया जाता है और फिर उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है। इसको देखते हुए हमारी सरकार काफी गंभीर है। रजा ने कहा कि हम केंद्र सरकार से भी धर्म परिवर्तन पर कानून बनाने की मांग करेंगे। बागपत में दाढ़ी रखने के आरोप में सस्पेंड हुए दारोगा पर सियासत तेज हो गई है। दारुल उलेम के मौलाना ने इस पर सवाल उठाए हैं। पर जिस तरीके से बागपत में एक दारोगा को दाढ़ी के बिहाफ पर निलंबित कर दिया गया, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। कांग्रेस ने भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला। सर, बागपत में एक दारोगा की दाढ़ी की वजह से सस्पेंड किया है। ये सिर्फ अकलियत पे हमला नहीं है, ये पूरे देश के संविधान पे हमला है। संत समाज ने दारोगा के निलंबन को सही ठहराया। यह उचित है। देखिए, अनुशासन बहुत आवश्यक है। जहां अपने से सीनियर का जो है तो आदर न हो,
यही तो जिहादी मानसिकता है। उधर शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने भी कार्रवाई को जायज बताया। इस्लाम में दाढ़ी रखना वाजिब नहीं है। वाजिब का मतलब वो होता है यानी कि जरूरी। इस्लाम में दाढ़ी रखना सुन्नत है। वो मुसलमान जो प्रॉफिट मोहम्मद की सुन्नत पर अमल करता है, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद दाढ़ी रखते थे इसलिए हम रख लेते हैं। इसके पहले बुधवार को बागपत के रमाला थाने में तैनात दरोगा इसरार अली को सस्पेंड किया गया था। आपने वो कहावत सुनी होगी, अपना घर फूंक कर तमाशा देखना। ऐसा ही एक मामला ललितपुर में सामने आया है, जहां नशे में धुत एक शख्स ने अपने ही घर को आग के हवाले कर दिया। अचानक लगी आग से अफरा तफरी मच गई। आसपास के घर वालों के भी पसीने छूट गए कि वो क्या करें। पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को आग की खबर दी, जिसके बाद लोगों और फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए काफी देर मशक्कत की, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। एक लड़का है और शराब के नशे में उसने अपने ही घर में, अपने पिता के घर में आग लगा दी, जिससे कुछ नुकसान हुआ है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है और पूरी जनता से जांच करने जो दोषियों पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बताया जा रहा है कि थाना मड़ावरा के रनगांव के रहने वाले योगेंद्र ने अपने ही घर पर केरोसिन डालकर आग लगा दी थी। गनीमत रही कि आग की चपेट में कोई इंसान और जानवर नहीं आया। लोगों ने वक्त रहते बेजुबानों को घर से निकाल लिया, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन आरोपी ने शराब के नशे में अपनों के साथ कई लोगों की जान को दांव पर लगा दिया। अब पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मुजफ्फरनगर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में बदमाशों की गोली लगने से एक कांस्टेबल घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने कॉम्बिंग कर 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 2 गाड़ी, 2 पिस्टल, 2 तमंचे, 16 कारतूस बरामद किए गए। इन बदमाशों के खिलाफ लूट, डकैती, चोरी के 22 मुकदमे यूपी और हरियाणा में दर्ज हैं। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बागपत पुलिस के बीच मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके ऊपर लूट हत्या के 10 से ज्यादा केस में वो वांटेड था। शामली में आपस में भिड़ी खाकी, 2 सिपाहियों में मामूली विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। आरोप के मुताबिक पैसों के बंटवारे को लेकर मारपीट हुई। झिंझाना थाना क्षेत्र के चौसाना चौकी की ये तस्वीर बताई जा रही है। उधर प्रतापगढ़ में महिला अफसर से छेड़खानी करने के आरोपी बीडीओ को निलंबित कर दिया गया है। सांगीपुर बीडीओ पर अश्लील मैसेज और छेड़खानी करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि महिला अफसर ने सीडीओ से 6 महीने पहले बीडीओ के अश्लील मैसेज भेजने की शिकायत की थी, लेकिन सीडीओ ने कोई एक्शन नहीं लिया। उधर जौनपुर में सांसद के गनर और सिपाही आपस में ही भिड़ गए। इसके बाद दोनों के बीच जमकर गाली गलौज और मारपीट हुई। थाने के सामने जाम लगने पर सांसद ने सिपाही को डांट पिलाई थी। आरोप के मुताबिक सांसद के जाते ही सिपाही ने गाली दे दी, जिसे सांसद के निजी गनर ने सुन लिया और मारपीट शुरू हो गई। सिपाही की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पीएनबी मेटलाइफ में काम करने वाले जयप्रताप राय खुदकुशी मामले में परिवार इंसाफ के लिए दर-दर भटक रहा है। लखनऊ में पीड़ित परिवार पीएनबी मेटलाइफ दफ्तर के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है। गोरखपुर में 21 सितंबर को जयप्रताप राय नाम के शख्स ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली थी। परिवार के मुताबिक जयप्रताप ने बताया था कि उसके बॉस उसे मेंटल टॉर्चर कर रहे थे। जयप्रताप की खुदकुशी के बाद घर में मातम पसरा हुआ है। परिवार वालों ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। मैं सुसाइड नोट के आधार पर गया हूं तहरीर देने थाने में। तहरीर देने के बाद मुझे ये धोखा दिया गया कि आप बॉडी को ले जाइए पहले पोस्टमार्टम में। हम कहे कि नहीं, पहले एफआईआर कर दिया। तो नहीं, एफआईआर देखिए आपकी सिस्टम में चढ़ने जा रही है, टाइप होने जा रहा है, आप चलिए पोस्टमार्टम कराइए। हम लोग अनोन व्यक्ति, ऐसा कोई कभी घटना हुई नहीं है। जयप्रताप अपने पीछे अपनी पत्नी और एक 6 साल के बेटे को छोड़ गए हैं। परिवार की मांग है कि उन्हें कंपनी की तरफ से सहायता राशि मिले, जिससे परिवार का गुजारा हो सके। साथ ही आरोपी बॉस के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। नोएडा और गाजियाबाद में प्रदूषण का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। नोएडा में आज पॉल्यूशन का स्तर 342 का आंकड़ा पार कर गया। नोएडा में प्रदूषण का स्तर दिल्ली से भी खतरनाक रहा। नोएडा में प्रदूषण का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। नोएडा में अगर हम आज एयर क्वालिटी की बात करें तो एयर क्वालिटी आज नोएडा में बहुत ख़राब है। नोएडा में एयर क्वालिटी आज 342 के पार पहुंच गई। वहीं दिल्ली के अगर हम प्रदूषण स्तर की बात करें तो दिल्ली का भी प्रदूषण स्तर खराब है, लेकिन नोएडा की अपेक्षा दिल्ली का प्रदूषण स्तर जो है वो काफ़ी बेहतर है। प्रशासन ने पराली जलाने के साथ कंस्ट्रक्शन पर भी रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, पूरे एनसीआर की सोसाइटी में लाइट जाने पर
पर फ्लैट में डीवीसी सप्लाई भी बंद कर दी गई। प्रशासन ने प्रदूषण को कम करने के लिए किसानों से पराली जलाने पर रोक लगा दी है और बाकी जो कंस्ट्रक्शन का काम है उस पर भी रोक लगाई गई है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसके चलते अभी प्रदूषण का स्तर जब लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में इन सभी चीज़ों पर रोक लगाई गई है। खबरें और भी रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।